$2.5 billion रेज किए रशियन टेलीकॉम कंपनी MTS के लिए। और हमने 400 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है अक्रॉस 60 कंट्रीज विद अ टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ मोर देन 20,000 करोड़। स्टार्टअप हम उसी कंपनी को टिपिकली बोलते हैं जो एक नया बिजनेस मॉडल लेके आती है मार्केट में, तो कस्टमर की ऐसी नीड है जो बेटर तरह से फुलफिल करती है। कि जैसे जो डिफरेंट स्टेजेस होती है स्टार्टअप के अंदर, जैसे कि कोई आप कंपनी में जॉब करते थे तो वहाँ पे कोई सीनियर आदमी देखता है कि ये बंदा बड़ा केपेबल है और इसको अगर मैं पैसे देता हूँ तो ये बिजनेस एस्टैब्लिश करेगा, तो वो अर्ली स्टेज पे आपको हेल्प कर देता है। स्टार्टअप के अंदर कि हम कितना फंड रेज करें। अब मैंने कहा मैं इसको समझाऊं भी क्या कि भाई आइडिया स्टेज पे 11,000 करोड़ मांग रहे हो तो तुम्हें लाइफ में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट आर एंजल इन्वेस्टर्स? एंजल इन्वेस्टर तो ये हो गया जैसे आपने अपने खुद के पैसे लगा दिए। कि शार्क टैंक का बहुत ज़्यादा भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हर जना जो भी फाउंडर है वो ऐसी वैल्यूएशन बोल रहा है कि जो उसके बिजनेस की है भी नहीं। अगर उससे आप पूछोगे कि वो क्यों उसने ये बिजनेस खोला है, तो हो सकता है वो सोशल मीडिया नॉइज से अट्रैक्ट होकर आया है। तो स्टार्टअप में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है अर्ली स्टेज में? हेलो एवरीवन, आई जस्ट होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आप सब लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि सफलता की बातें जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया स्पॉटिफाई पे, अमेजॉन म्यूजिक्स पे, डीजर पे और अन्य बहुत प्लेटफॉर्म्स पे। तो आपका ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हम यूट्यूब पे कब ला रहे हैं इस वीडियो को। इसकी एक ऐसी डेडिकेटेड वीडियो आनी चाहिए जिससे हम लोग पता कर सकें कि यार जो हम लोग वॉइस सुनते हैं तुषार सर की, वो इन रियल कैसे दिखते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस है उन्होंने उस जो पॉडकास्ट में शेयर किया है उसको हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकें। तो आज हम आ चुके हैं यूट्यूब पे, विभांशु रायजादा चैनल पे। एंड तुषार सर का मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो पॉडकास्ट में आपने सफलता की बातों में बहुत अच्छे से व्यूअर्स को एंगेज किया और बहुत सी चीज़ें सिखाई। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर से हमें पर्सनली मिलना है, तो सर आजकल आप क्या कर रहे हैं? थैंक यू सो मच विपांशु, इट वाज वेरी अमेजिंग टू डू 3 पॉडकास्ट विद यू, सफलता की बातें। यस सर। और मैं आजकल बहुत सारा टाइम कंसल्टेंसी वेंचर्स को ही देता हूँ, और स्टार्टअप्स और SMEs को देता हूँ, और फंडिंग के अंदर काफ़ी टाइम जाता है, लेकिन डिफरेंट चीज़ों के ऊपर पॉडकास्ट करना, टॉक्स करना, पैनल डिस्कशंस करना, वो तो मेरा शुरू से ही शौक है। एंड लव डूइंग द 3 सफलता की बातें विद यू, एंड आज भी आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। हम लोगों ने ये सोचा था कि जब ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो जाएंगी तो हम इसका एक वीडियो वर्जन भी बनाएंगे। तो स्पेशली मैं जयपुर से सर से मिलने के लिए आया और फिर हमने कल ही प्लान किया कि हम लोग एक ऐसी पॉडकास्ट बनाते हैं इन वीडियो फॉर्म कि हम जिसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकें। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सफलता की बातें हैं, इट्स ऑल अबाउट सक्सेस, इट्स ऑल अबाउट जो करियर में हमको स्किल्स ऐड करनी चाहिए। हमने डिटेल में बात करी है इसमें, स्टार्टअप के बारे में, लाइफ मोटिवेशन के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तुषार सर से। सबसे पहले मैं सर से इस बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर न्यू ऑडियंस के लिए आप अपना इंट्रोडक्शन वापस दे दीजिए। मेरा नाम तुषार कंसल है और मैं कंसल्टेंसी वेंचर्स का फाउंडर हूँ। 10th ईयर है कंसल्टेंसी वेंचर्स का, और इससे पहले मैंने डिलॉयट एंड टूश, ऑल्सो टाइम्स ऑफ इंडिया का वेंचर आर्म ब्रांड कैपिटल, वहाँ पे काम किया। फिर मैंने $2.5 बिलियन रेज किए रशियन टेलीकॉम कंपनी MTS के लिए, और एज अ हेड ऑफ देयर ट्रेजरी। एंड लास्टली आई वाज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, जो अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड गोगनाइन पार्टनर्स की कंपनी है। और मैंने 10 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एज एन एंजल इन्वेस्टर, और आई एम ऑल्सो अ वेंचर एडवाइजर विद द कनेडियन वेंचर कैपिटल फंड कॉल्ड लॉयल VC, और हमने 400 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है अक्रॉस 60 कंट्रीज। नाउ अभी आपको पता है आजकल SME IPO का बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। यस। और पिछले साल 2024 में 400 से ज़्यादा SME IPOs आए जिन्होंने 8,000 करोड़ से ज़्यादा रेज किया। तो हम लोग पार्टनर हैं जो सबसे बड़ा एंकर इन्वेस्टर है मार्केट का, वी आर IB टू दैट। और उन्होंने करीब 115 IPOs में पैसा डाला हुआ है विद टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ मोर देन 20,000 करोड़। This is about me, or I do podcasts. I talk about entrepreneurship,
लाइफ, मोटिवेशन, आई टॉक अबाउट फंडिंग, वेंचर कैपिटल के ऊपर मेरे 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे चैनल के ऊपर। और तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ने बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अपना। और वैसे तो बहुत से लोगों का ये सवाल था सर से कि स्टार्टअप जैसे किसी को खोलना है, तो उसके लिए क्या-क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? क्या-क्या चीज़ें, और स्टार्टअप बिज़नेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक बात बोलता हूँ कि सफलता की बातें जब मैं बना रहा था सर के साथ, तो मुझे बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि हमें स्टेप बाय स्टेप जब एक अच्छी गाइडेंस मिलती है ना, तो सारी चीज़ें अच्छे वे में जाती हैं। तो सर, आज मैं आपसे, जैसे मुझे अभी 20 ईयर्स एज हो गई मेरी, मुझे 2-3 साल के अंदर स्टार्टअप का बिज़नेस एक स्टार्ट करना है। तो ऐज़ अ स्टार्टअप में मुझे आपसे एक गाइडेंस चाहिए वैसे फॉर्म में भी, और हमारी ऑडियंस को भी बिल्कुल ओरिजिनल वे मिलेगा, क्योंकि सर मुझे बताएँगे एंड सच में जेन्युइन वे में कहूँगा कि सर की एडवाइस बहुत वर्क करती है। मैंने ये रियल लाइफ में भी टेस्ट किया, और जैसे बहुत सी वीडियोज़ में भी आप अगर चेक करेंगे, सर ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्टार्टअप कल्चर को। तो सर, आज अपन सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है व्हाट इज़ स्टार्टअप फंडिंग? जब आप कोई बिजनेस सेट करते हो तो वो किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें आप कुछ स्टील का काम कर रहे हैं या आप कुछ नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम स्टार्टअप नहीं बोलते। हुँ, स्टार्टअप हम उसी कंपनी को टिपिकली बोलते हैं जो एक नया बिजनेस मॉडल लेके आती है मार्केट में और एक कस्टमर की ऐसी नीड है जो बेटर तरह से फुलफिल करती है। और उस प्रोसेस में हो सकता है कि वो बहुत ही डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लाए कुछ, और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उसके बिजनेस मॉडल को चैलेंज करे। हुँ, तो उस कंपनी को उसका चांसेस ऑफ सक्सेस कम होता है, लेकिन अगर वो चल निकली तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, बिकॉज वो कस्टमर को कुछ नई चीज दे रही है, फास्टर तरीके से दे रही है, चीपर वे में दे रही है। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज ला रही है जो बाकी कंपनीज नहीं कर पा रही। लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रेजेंस उसको फंडिंग चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स होते हैं, वो यंग ही होते हैं, तो नेचुरली वो इतना बूटस्ट्रैप नहीं कर सकते, अपनी जेब से नहीं डाल सकते। तो वैसे भी अगर आपको दूसरी कंपनीज को चैलेंज करना है या आपको कोई नए तरीके से काम करना है, यू नीड मोर मनी। यस। तो स्टार्टअप फंडिंग उसी को कहते हैं जिसमें हम डिफरेंट स्टेजेस डिफाइन करते हैं, और हर स्टेज पे एक डिफरेंट टाइप का इन्वेस्टर होता है मार्केट में जो उस स्टार्टअप को फंडिंग देता है और उसकी नीड को करता है। तो जैसे हम लोगों का अराउंड 450 वीसी फंड्स और फैमिली ऑफिसेस का नेटवर्क है, और इसमें इंडिया, सिंगापुर, दुबई, यूएस, यूके, पांचों एरिया से हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं। और हम लोग वेंचर कैपिटल के फील्ड में ज़्यादा हैं, बहुत अर्ली स्टेज में नहीं है, बट वो हमारा डिफाइंड एक एरिया है जिस जिस टाइप की स्टार्टअप को हम फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और अगर एसएमई है तो थोड़ा सा साइज अगर ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वी कैन ब्रिंग इट टू द एक्सचेंज, उसका आईपीओ लॉन्च कर सकते अच्छा, तो सर ने जैसे इसमें बात करी डिफरेंट स्टेजेस के बारे में स्टार्टअप के, तो अब हम इसी से एक सवाल पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप फंडिंग, सीरीज ए, सीरीज बी एंड एक्सेट्रा? इनको सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं स्टार्टअप के अंदर, जैसे कि सीरीज ए और सीरीज बी, तो ये होती क्या है एक्चुअल में? हैं। ये बेसिकली नाम दिए हुए हैं हमने। अगर आप आइडिया स्टेज पर हो तो आपके ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा? आपके तो फ्रेंड्स एंड फैमिली ही पैसा डालेंगे। हुँ, या हो सकता है कोई आप कंपनी में जॉब करते थे तो वहां पे कोई सीनियर आदमी देखता है कि ये बंदा बड़ा केपेबल है और इसको अगर मैं पैसा देता हूँ तो ये बिजनेस स्टैब्लिश करेगा, तो वो अर्ली स्टेज पे आपको हेल्प कर देता है। तो वो अर्ली स्टेज फंडिंग हो जाती है, सीड फंडिंग हो जाती है। उसी के बाद अगर आप थोड़ा सा आगे आपको और फंडिंग चाहिए होती है तो आप एक्सेलरेटर या इंक्यूबेटर के पास जाते हो, या आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट की है जिसमें आपको मिल जाते हैं पैसे। अ, उसके बाद एक स्टेज आती है जब आप एंजल नेटवर्क के पास जाते हो। जैसे नेटवर्क्स हैं जो लेट्स वेंचर है, फार्ड नेटवर्क है, वी फाउंडर सर्कल है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर है, एजिलिटी वेंचर है, उसके पास जाते हो आप। और उससे ज़्यादा आपको फिर नेक्स्ट स्टेज पे फंडिंग चाहिए होती है, फिर वो सीरीज फंडिंग डिफाइन होती है। सीरीज वो फंडिंग। प्री सीरीज ए, फिर सीरीज ए, फिर सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी। और कई सारी कंपनीज है जैसे उबर है, वो इतने राउंड्स कर चुकी है, सीरीज एम एन जेड, पता नहीं वो कहाँ पहुंच गई है। तो इट इज जस्ट दे नेम द सीरीज बिकॉज आज एज एन इन्वेस्टर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको स्पेस एक्स में मेरे को पीछे आई थी, स्पेस एक्स का एक राउंड आया था, अच्छा, तो वो सीरीज पता नहीं कौन सा राउंड था वो, इतनी फंडिंग हो चुकी थी और कंपनी अभी भी प्राइवेट है, 100 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन है, लेकिन वो राउंड चल रहा है। राउंड चल रहा तो है वो अभी। डिफाइन होके आ जाता है आपके पास। सबसे बड़ी चीज़ यही आती है कि स्टार्टअप के अंदर कि हम कितना फंड रेज़ करें, हम्म। अमाउंट कितना रेज़ करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो 1 करोड़ वो कर लेते हैं रेज़। तो कैसे अपन डिफाइन करें कि हम लोग कितना अमाउंट रेज़ करना चाहिए और कितना अमाउंट रेज़ करना चाहिए? देखिए, कई आपको लोग मार्केट में मिलेंगे ना, बल्कि मैं कहूंगा कि शायद 70-80% जो आपको फाउंडर्स मिलते हैं उनको क्लियरली पता ही नहीं होता कि कितना राउंड रेस करना है। तो दे ऑलवेज कोट अ वेरी हाई फिगर। अभी एक दुबई का फाउंडर आया था, उसकी
रेवेन्यू था अराउंड 80 lakhs 80 lakhs रुपीज रुपीस। रुपीज 80 lakhs। और वो अपनी वैल्यूएशन बोल रहा था $78 million। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे वर्क नहीं करता ऐसे, मतलब कि आप कुछ भी मांग लो। तो बेसिकली आपको देखो, पैसा अगर आप शुरू में ले रहे हो, कंपनी छोटी है, तो आपको ज्यादा शेयर्स देने ज्यादा पड़ेंगे। शेयर्स तो देने तो इन्वेस्टर को वो फाउंडर पसंद ही नहीं आता जो अपना सारा एक्स्ट्रा शेयर देने को तैयार है शुरू में, बिकॉज इज ग्रीडी यस। कि मेरे को अभी 5 करोड़ मिल जाए, मुझे 25 करोड़ मिल जाए, मुझे 50 करोड़ मिल जाए। तो इंडिया में अलग चलता है, यूएस में अलग चलता है। जैसे इंडिया में शुरू में आपको 20-25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए तक मिलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हायर स्टेज पे आप जाते हो तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, और फिर आप प्री सीरीज ए में जाते हो तो $1 million, $3 million, $4 million। तो वो चलता है जो यहाँ पे। और थोड़ा बिजनेस वाइज भी फर्क होता है। जैसे कुणाल शाह, जिन्होंने फ्री चार्ज बेची थी स्नैपडील को, स्नैपडील को। अब वो तो इतना फेमस आदमी है, तो व्हेन ही स्टार्टेड क्रेड उसको आराम से ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी। तो डिपेंड करता है कि बिजनेस प्लान क्या है, फाउंडर कौन सा है, फाउंडर कौन सा है। उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। ऐसे कोई फिक्स्ड रेंजेस नहीं है, बिजनेस के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। पर इंडिया में कम है, बिकॉज यूएस में डॉलर की अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू रुपी। तो वहां पर आपको ज्यादा अमाउंट मिलता है, बिकॉज फिर आपके खर्चे भी ज्यादा होते हैं ना। अगर आप यूएस वाली मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग इन डॉलर्स, तो फिर आपको 1 मिलियन 2 मिलियन सीड स्टेज में लोग मांगते हैं, तो वो मिल भी जाता है। तो वो फर्क रहता है दोनों से। मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपकी कंसल्टेंसी वेंचर नाम की कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि स्टार्टअप के लिए किसी फाउंडर ने पूछा हो और वो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, कि मतलब आपको ये लग रहा हो कि यार ये बिज़नेस इतना है भी नहीं और आइडिया भी वर्क नहीं करेगा? अरे, एक केरला की कंपनी आई थी मेरे पास, उसने बोला कि मैं रियल एस्टेट डीएलएफ को compete करने के लिए रियल एस्टेट बिजनेस बनाऊंगा। बनाऊँगा। था नहीं कुछ, था नहीं। आइडिया स्टेज पे था। तो उसने अपनी बोला कि सर मैंने वैल्यूएशन करा रखी है, और मैंने केरला स्टार्टअप मिशन से एम्पैनल्ड एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करा रखी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का लाइसेंस है और केरला स्टेट स्टार्टअप मिशन से एम्पैनल्ड है। तो मैंने वो वैल्यूएशन देखी, तो वो $1.3 बिलियन की वैल्यूएशन थी, विच इज लाइक 11,000 करोड़, 11,000 12,000 हाँ। करोड़। तो अब मैंने कहा मैं इसको समझाऊं भी क्या कि भाई आइडिया स्टेज पे 11,000 करोड़ मांग रहे हो, तो तुम्हें लाइफ में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वही। मतलब अभी ले लो पैसे, फिर कुछ करो मत। करो मत, हाँ। तो ऐसे कई वियर्ड केसेस आते रहते आते रहते हैं। सर, व्हाट आर एंजल इन्वेस्टर्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट? एंजल इन्वेस्टर तो ये हो गया, जैसे आपने अपने खुद के पैसे लगा दिए हम्म। तो आप एंजल इन्वेस्टर हो गए। एंजल वैसे इन्वेस्टर भी शार्क टैंक के बाद एक्सपोजर लेवल बहुत है लोगों बहुत में। ज़्यादा, मैं ये इस पे अभी आने वाला हूँ कि शार्क टैंक का बहुत ज़्यादा भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हर जना जो भी फाउंडर है वो ऐसी वैल्यूएशन बोल रहा है कि जो उसके बिजनेस की है भी नहीं, कि वो आइडिया लेके आएगा इतना सा और वो मांगेगा, जैसे आपने बताया, बहुत ज़्यादा अमाउंट। कि आजकल बिजनेसमैन ही कुछ सोचते हैं कि यार ये मतलब ये वैल्यूएशन मांग कैसे रहा है इतनी बड़ी। शार्क टैंक का आई ऑल्सो फील कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव भी है, दोनों तरह से है। एक्सपोजर बढ़ गया है लोगों में। हाँ। लेकिन हर कोई एंजल इन्वेस्टर सोचता है कि हम भी डालें हम स्टार्टअप भी में। डालें, हाँ हम भी डालें। ऑल्दो मैं वैसे इस व्यू का हूं कि एंजल इन्वेस्टिंग इज नॉट इजी, क्योंकि वैसे ही 92% स्टार्टअप्स एक लेवल के बियॉन्ड ग्रो नहीं कर पाती एज पर स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप 10 कंपनीज में पैसे डाल रहे हो, तो वो जो पैसा आप डाल रहे हो वो आपका बहुत ही स्पेयर मनी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने बिजनेस से निकाल के उसको आप बेट कर दो, बिकॉज उसका रिस्क लेवल है। रिस्क लेवल है। रिस्क रिटर्न जो मैट्रिक्स है उसका, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसका। लेकिन एंजल इन्वेस्टर वो है जो खुद के पैसे डाल रहा है। वीसी फंड वो है जो मार्केट से उठाता है पैसे, लिमिटेड पार्टनर्स से पैसे उठाता है, उसका एक फंड बनाता है, स्ट्रक्चर, उसमें एक टीम रखता है, सेबी का लाइसेंस होता है, उसके बाद उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है। तो वीसी इज समवन हु इज मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी, और एंजल खुद का मनी। एंजल खुद का मनी है। तो सर, ये व्हाट इज वेंचर कैपिटल एंड ये कैसे ऑपरेट होता है वेंचर कैपिटल? वेंचर कैपिटल ऐसे ऑपरेट होता है कि सपोज आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपकी क्रेडेंशियल्स हैं एज एन इन्वेस्टर। एज इन्वेस्टर तो आप सेबी के पास जाते हो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनसे आप 3 टाइप के वीसी फंड्स होते हैं, AIF 1, AIF 2 और AIF 3। तो आप चूज करते हो कि आपको कौन सा फंड खोलना है। इसको आप एक्सप्लेन करते हैं? AIF 1 वो होता है जो एंजल इन्वेस्टिंग करता है, छोटे छोटे टिकट्स में ही करता है, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप्स में। AIF 2 वो होता है जो 50% तक उसको अलाउड होता है स्टार्टअप्स में पैसा डालना, और 50% उसको अलाउड होता है स्टॉक मार्केट्स में पैसा डालना, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में। और टिकट ज्यादा रख सकता है। AIF 1 में तो छोटी टिकट्स ही होती है अलाउड। और तीसरा AIF 3 होता है, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, वो अनलिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड में नहीं कर सकता। तो ये 3 टाइप की AIFs होती हैं, और वो सेबी का जो प्रोसेस है वो काफी चेक करते हैं कि आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं,
क्यों आपको दूसरे लोगों का पैसा वो अलाउ करे सेबी लेना, हम्म, कि आप आज आईसीआईसीआई का 100 करोड़ लेके बैठे हो, तो आईसीआईसीआई का रिस्क आ गया, तो सेबी आपको क्यों दे लाइसेंस? हाँ ये तो है। तो वो पूरे क्रेडेंशियल चेक होते हैं, और उसके बाद आपका फंड खुलता है, और फिर आप एज अ स्पॉन्सर, बिकॉज आप जिन लोगों ने फंड खोला होता है उनको जीपीज बोलते हैं, जनरल पार्टनर, जनरल पार्टनर्स। और उनको खुद का भी कुछ पैसा लगाना पड़ता है, बिकॉज उनकी कुछ स्किन होनी चाहिए गेम में। तो 3% अमाउंट उनको खुद का लगाना पड़ता है। जैसे अगर 100 करोड़ का फंड है तो 3 करोड़ खुद के लगाने पड़ेंगे, और बाकी 97 करोड़ आप मार्केट से जाके रेज करते हो। तो उसमें एच भी हो सकते हैं, जो रिच लोग होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, और उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, जो बहुत बड़े पेंशन फंड्स होते हैं, एंडाउमेंट फंड्स होते हैं, उनको स्टॉक मार्केट में डाल रहे होते हैं, तो वो कुछ आप में भी डाल देते हैं कि हम कुछ वीसी में भी वी वांट टू ट्राई। तो वहां से आप फंड रेज करते हो, फिर कुछ अमाउंट तो आप हर साल काटते हो। जैसे 100 करोड़ का 2% आप हर साल काटोगे, 2 करोड़ टू रन योर ऑफिस, अच्छा। किराए, सैलरीज। छोटी सी टीम रखते हो 4-5 लोगों की, एक प्रिंसिपल होता है, कुछ एनालिस्ट होते हैं, एक सीएफओ होता है, छोटी टीम होती है। और जब आप इन्वेस्ट करने के बाद एग्जिट करते हो, तो जो आपका कैपिटल गेन बनता है, जो प्रॉफिट बनता है, उसका जनरली 20% आप रख लेते हो, और 80% आप इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स को दे दे। देते हो। तो ये सिंपल तरीके से वीसी फंड ऑपरेट। आजकल के समय में जैसे 2025 चल रहा है, तो स्टार्टअप में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है अर्ली स्टेज में, जो आपको फील होती है? मुझे लगता है नॉइज बहुत है। मतलब जैसे आज एक फाउंडर ना, वो अगर उससे आप पूछोगे कि वो क्यों उसने ये बिजनेस खोला है, तो हो सकता है वो सोशल मीडिया नॉइज से अट्रैक्ट होके आया है। जैसे उसको लगा कि नहीं, शार्क टैंक पे एक कंपनी आई थी, वो ये करती थी, तो मैं भी करूंगा। या फिर उसको लगा कि स्टार्टअप फाउंडर्स के इंटरव्यू बड़े आते हैं इंटरव्यू बढ़ मीडिया जाते में, हैं, हाँ। उनको लाइमलाइट बहुत मिलती है, वो पैनल डिस्कशन में बहुत रहते हैं। दीज आर द रॉन्ग रीजंस टू ओपन अ स्टार्टअप, बिकॉज फ्रैंकली इट इज नॉट ईजी। मतलब सबको फाउंडर बनना है, फिर ऐसा ही होता हाँ, है कि सबको सबको फाउंडर फाउंडर बनना बनना है। है। नहीं, इसमें फाउंडर बनने में कोई बुराई नहीं है, नहीं है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी स्टार्टअप बना रहे हो तो दूसरों को जॉब मिलती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, और इकोनॉमी ग्रो होती है, और सेक्टर ग्रो होता है, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नए आते हैं प्रोडक्ट्स मार्केट आते हैं। में। लेकिन एट द सेम टाइम मोटिवेशन आपकी जो है वो वेल डिफाइंड होनी वेल चाहिए। डिफाइंड होनी चाहिए कि व्हाट, व्हाई, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों ये कर रहे सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ सीड राउंड एंड हू टिपिकली पार्टिसिपेट इन सीड फंडिंग? सीड फंडिंग में टिपिकली आपके फ्रेंड्स और फैमिली डालते हैं पैसा, कि जैसे मैं आईआईटी में शार्क टैंक में आई वाज वन ऑफ द शार्क्स। तो एक बच्चा मेरे से बार बार कह रहा था कि सर मुझे आपसे बात करनी है, तो मैंने कहा बोर्ड रूम में जब बैठेंगे तो आ जाइयो। तो वो आया था, तो मुझे साइड में लेके उसने मुझे 3 चेक दिखाए। उसने कहा, मैं घर गया था, इलाहाबाद का था वो, प्रयागराज का, तो मैं वहाँ गया था। तो मैंने बोला कि मैं कुछ स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहा हूँ। हुँ, तो उसकी मदर ने उसकी फैमिली को बता दिया कि ये करने की सोच रहा है। तो 3 चेक उसके शाम को घर पे आ गए। अच्छा, तो वो आईआईटीएन है, तो उसके ऊपर भाई ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक हो गया तो वो। डाल ले जितना चाहिए तो। हाँ, तो वो सीड कैपिटल होती है जो फ्रेंड्स और फैमिली डालते हैं। और अगर आप किसी कोई कोई रिच आदमी, अगर ही रियली लाइक्स योर वर्क, कि ये बंदा सिंसियर है, इन्वेस्टर के पैसे को मिसयूज नहीं करेगा, तो पीपल बेट ऑन सच फाउंडर्स ऑल्सो, तो जान पहचान में। हाँ, तो सर अब मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने फंड रेज़ कर लिया, मेरा नेक्स्ट आता है कि मैं उस फंड को कहाँ एलोकेट करूँ? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो आपको सेबी में जब आप एआईएफ खोलते हो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म, तो उसमें थीसिस देनी पड़ती है आपको कि पैसे कहाँ लगाओगे। कहाँ वो लगाऊँ? आपको पूरा थीसिस देनी पड़ती है, मैं इस सेक्टर में लगाऊंगा, इस कंट्री में लगाऊंगा, इस स्टेज की कंपनी में लगाऊंगा, इतने से इतना अमाउंट तक का रेंज लगाऊंगा, वो पूरा आपको देना पड़ता है। नहीं वही, इसी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे स्टार्टअप खोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसको सोचनी पड़ रही है कि कहाँ-कहाँ मेरे को फंड लगाना है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रेज़ किया। फाउंडर को तो बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है, हाँ, और वो बिजनेस प्लान 5 ईयर की प्रोजेक्शंस जैसे हमारी टीम बनाती है। तो एक तो बिजनेस प्लान बनाती है, और एक पिच डेक बनाती है, और एक टीजर बनाती है। उसके साथ साथ एक 5 साल का फाइनेंशियल मॉडल बनता है, जिसमें 5 साल के प्रोजेक्शंस होते हैं, और वो इंटरलिंक मॉडल होता है। इंटरलिंक हाँ, मॉडल। कि मतलब अगर आप उसमें इन्वेस्टर सोचे कि नहीं, अगर इस साल में ये रेवेन्यू थोड़ा कम रह गया तो मेरी वैल्यूएशन पे और बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, प्रॉफिट्स पे क्या असर पड़ेगा, तो वो नंबर चेंज करके सेंसिटिविटी देख सकता है। तो वो पूरा प्लान बनता है, वो प्लान बनने के बाद इन्वेस्टर पैसे डालता है। तो वो प्लान पहले ही बना होता है। प्लान पहले ही बना हाँ, होता है। वो इन्वेस्टर को डिक्लेयर करता है कि मैं इस पैसे को ऐसे यूज करूंगा, वो पहले ही बनता है उसको। अभी जो बजट आया था 2025 का, तो उसमें स्टार्टअप के लिए इन लोगों ने क्या-क्या चीज़ें ऐसी करी जो बहुत बेनिफिट करेगी फाउंडर्स को, जो अभी आ रहे हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट तो काफी सपोर्टिव है। सपोर्टिव, आप हाँ, देखो, सपोर्टिव रही है। स्टार्टअप इंडिया इन्होंने शुरू किया था। हाँ, आज 1,41,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। और पहले इन लोगों का एक गवर्नमेंट का एक मोटिवेशन था कि वी नीड टू पुट मनी डायरेक्टली इन स्टार्टअप्स, कि हम खुद ही डाल दें खुद ही पैसा, डाल दें। सिडबी के थ्रू, या सिडबी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बैंक के थ्रू।
लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि जो एलोकेशन होती है स्टार्टअप्स में, इट इज़ अ वेरी नॉलेजेबल गेम। तो उन्होंने फिर उसको फंड ऑफ फंड्स करके खोल दिया। तो उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स खोला हुआ है और वो एसबीआई कैपिटल के हाथ में होता है कि उसको वो किस फंड को दे, वीसी फंड को। और वीसी फंड फिर आगे स्टार्टअप में डालता है। तो पहले भी इन्होंने कुछ साल पहले भी 10,000 करोड़ दिए थे अच्छा 10,000 करोड़। और इस साल भी 10,000 करोड़ दिए हैं। जो एसबीआई कैपिटल की एक छोटी सी टीम है छोटी सी। और एक सिडबी की टीम है, वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम ये कौन से वीसी फंड को देंगे पैसा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे किकस्टार्टर एंड इक्विटी क्राउड फंडिंग कैसे वर्क कर रहा है? वो ऐसे वर्क करते हैं कि एक आप लेट्स वेंचर ले लो, बहुत ही फेमस और ग्राउंड ब्रेकिंग कंपनी है जिसने एक नया तरीका लाई मार्केट में इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप्स में पैसे डलवाने के लिए। तो आप प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हो, आपको थोड़ी फीस देनी पड़ती है बिकॉज वो ये नहीं चाहते कि फ्री वाले लोग जो नॉन सिंसियर होते हैं, दे वांट सीरियस पीपल। सीरियस। तो कुछ पैसे से आप रजिस्टर करते हो तो आप एज एन इन्वेस्टर उसमें अपना प्रोफाइल बना लेते हो कि मैं इतनी टिकट्स डालना चाहता हूँ, इतना अमाउंट डालना चाहता हूँ। तो वो क्या करेंगे, वो उनके पास जो स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, वो लुकिंग फॉर फंडिंग, उनके प्रॉपर प्रोफाइल्स होते हैं वेरीफाइड। तो वो आप देख सकते हो डैशबोर्ड पर। और जब आप उनको देखते हो डैशबोर्ड पर, तो सपोज आपने 1 करोड़ रुपया डाला, तो वो 1 करोड़ डालने से पहले वो पिचिंग कराते हैं कंपनी की। तो आप पिचिंग में सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हो और दूसरे लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। हम्म। तो उनकी पहले पिच होती है, फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, फिर अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं तो आप उनको मेल कर देते हो, डैशबोर्ड पे डाल देते हो। तो वो उसके रिप्लाईज मिल जाते हैं। फिर वो कहते हैं राउंड इज ओपन, इतनी वैल्यूएशन पे इतने का राउंड है, आप कितना डालना चाहते हो। तो आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हो। तो ऐसे करके वो इन्वेस्टमेंट होती है। जो भी पैसा आप डालते हो उसका 5% वो काट लेते हैं। जैसे 1 करोड़ डाला तो 5 लाख रुपए काट लेंगे। 5 लाख में से 2 लाख रुपए 2% वो उसी राउंड में उसी वैल्यूएशन पे खुद भी डाल देते हैं। तो दे वांट टू टेल यू दैट वी ऑल्सो हैव द स्किन इन द गेम कि इस वैल्यूएशन पे, इस कंपनी में, इस राउंड पे हम भी डाल रहे हैं हम भी डाल दो रहे हैं। परसेंट तो वो 3% रख लेते हैं, 2% उसी राउंड में डाल देते ग्राउंड हैं। में डाल देते हैं। तो ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज जो आपको बाकी एंजल नेटवर्क्स और वीसी फंड मिलेंगे, वो सारे इसी अप्रोच से वर्क कर रहे हैं। व्हाट फाइनेंशियल माइलस्टोन शुड आई फोकस ऑन आफ्टर रिसीविंग फंडिंग? कौन से ऐसे फाइनेंशियल माइलस्टोन है जो मुझे फंड मिल गया उसके बाद रखने चाहिए अपने लिए? देखिए, जोमेटो ने ये दिखा दिया है आपको कि यू कैन फर्स्ट बिल्ड अ प्रेजेंस इन द मार्केट। तो लेकिन उसने प्रॉफिटेबल भी होकर दिखा दिया बाद में। तो हाँ प्रॉफिटेबल हो गया। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मैनेज की उसने, लाइफ टाइम वैल्यू कि कस्टमर, रिपीट कस्टमर कितने पैसे दे रहा है, उसकी एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आजकल हर इन्वेस्टर बोल रहा है यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छा होना चाहिए, यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली कोई भी ऐसा बिजनेस मॉडल जो लॉस करता है और वो इंटेंशनली लॉस पे बेच रहा है, ऐसा मॉडल नहीं चाहिए। ऐसा मॉडल हमें ऐसा मॉडल चाहिए जो आपने ऐसा मॉडल बनाया हो जिसमें वो प्रॉफिट थ्रो करे। और क्योंकि अब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गई हैं स्टार्टअप्स, जोमेटो लिस्टेड है, और जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ही वर्क करती है। उनको प्रॉफिट चाहिए। उनको प्रॉफिट चाहिए तो ये तो। एक कंपनी जो बहुत लंबे टाइम तक लॉसेस दे रही होती है, उसको स्टॉक मार्केट उसके शेयर को पनिश करती है। अब अपन पॉडकास्ट के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एडवाइसेस है जो आप स्टार्टअप बिजनेस मैन जो भी आना चाह रहा है, फाउंडर बनना चाह रहा है, जो कि सीरियस है, उनको आप देना चाहेंगे आज 2025 के हिसाब से पूरा? देखिए, मैंने खुद डिलॉयट ज्वाइन की थी आफ्टर डूइंग अ बिजनेस, और बिजनेस मैंने एग्जिट किया था 2006 में, और अच्छे लेवल पे किया था। तो मैं तब दोबारा शुरू कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे को अभी पूरी नॉलेज नहीं है। और मैंने जो डिलॉयट में लर्न किया विद इन अ शॉर्ट स्पैन, वो मुझे आज तक काम आ रहा है। जो इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स मैंने ब्रांड कैपिटल में लर्न करे, वो मुझे आज तक काम आ आज रहे तक हैं। काम आ रहा है। जो मैंने ट्रेजरी ऑपरेशंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस एमटीएस में सीखा, डेट कैसे रेज करते हैं वो सीखा, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस क्या होती है वो सीखा। तो मैं तो सबको ये एडवाइस करता हूँ, कई लोग बोलते हैं डिग्री छोड़ के शुरू कर दो। मैं तो कहता हूँ यार, आप ना रिसर्च करो। आपको जितने सक्सेसफुल फाउंडर्स मिलेंगे ना, उसमें से 99% एजुकेशन करने के बाद करते हैं। और बहुत अच्छा होगा अगर आप जिस सेक्टर में कुछ करना चाहते हो उसकी एक कंपनी ज्वाइन कर लो। कंपनी जो उस कंपनी में सीखोगे ना, वो ये डिग्रियां करके नहीं सीखोगे। अब एलॉन मस्क कहता है ना कि मेरे को डिग्री नहीं देखनी, मैं इंटरव्यू लूंगा विदाउट सीइंग की डिग्री क्या है। तो वो जो ये आईवी लीग कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट है कि 2.5 करोड़ की फीस दे दी, 5 करोड़ की फीस दे दी, फिर 10 साल तक लोन चुका रहे हैं, वो इस चीज से वो कहता है बचो। तो मैं एक स्टार्टअप फाउंडर को बोलूंगा, आजकल तो स्टार्टअप एमबीएस खुल रहे हैं, हाँ स्टार्टअप एमबीए स्कूल का मीसा बहुत स्कूल ऑफ बिजनेस है। बहुत हेल्प कर रहे हैं। हाँ, आप जैसे वाई कॉम्बिनेटर के प्रोग्राम्स होते हैं यूएस में, ऐसे आप प्रोग्राम्स ज्वाइन करो, आप देखो ना क्या हो क्या रहा है मार्केट में, और फिर आप अपना खुद का खोलो।
डेफिनेटली सक्सीड करेगा, अच्छा हाँ, चलेगा। कुछ यूनिक लाओ, कुछ ऐसा लाओ जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल हो। और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा इसी प्रॉफ़िटेबल से सर, कि जैसे स्टार्टअप खोल लिया, फिर 3-4 साल हो गए वो लॉस में ही चल रहा है। तो फिर किस टाइम अपन को ऐसा डिसाइड करना चाहिए कि नहीं भाई बंद कर देते हैं, वरना पूरा का पूरा जो भी फंड है वो पूरा खत्म हो जाएगा एक बार में। ऐसा कौन-सी स्टेज पे अपन को लगता है कि जैसे कि बिज़नेस लॉस पे भी जाता है। एक टाइम आता है जब बिज़नेस लॉस पे जाता है, बट फिर वापस राइज़ पे आता है। बट वो एक बिज़नेस है जो कि 2-3 साल हो गए हैं, वो लॉस पे ही जा रहा है। तो अपन कौन-सा ऐसा टाइम है जिस टाइम अपन सोचे कि फिर बस बंद कर देते हैं? देखिए, जब तक आप इस लेवल पे आते हो ना कि ऑलरेडी आपका इन्वेस्टर बैठा हुआ है आपके पास, 2-3 राउंड हो चुके हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वो इन्वेस्टर भी कह रहे हैं कि यार ये कैसा बिज़नेस मॉडल है कि लॉसेस जा नहीं रहे। कस्टमर आर नॉट विलिंग टू पे द अमाउंट जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जिस टाइम कस्टमर की बैकिंग लगता है कि नहीं है, कस्टमर की बैकिंग, वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, तो कई इन्वेस्टर उस टाइम पे हाथ खींच लेते हैं। अब जैसे आप बायजूस की बात करते हो कि $22 बिलियन की कंपनी थी लास्ट राउंड में, वो 2 महीने के अंदर बंद हो वो गई। 2 महीने के अंदर बंद हो गई। तो अगर आप उसका देखोगे कि 2 महीने में कैसे बंद हो गई, तो ऐसा तो नहीं था कि इंडिकेशंस नहीं थे फाउंडर के पास कि उसको क्या ठीक करना चाहिए, और या फिर कस्टमर सपोर्ट कर रहे हो। अगर कस्टमर भी सपोर्ट कर रहे होते और वो फाउंडर दुबई में बैठ के सही सही तरह से कंपनी नहीं चला रहा होता, तब भी चल जाती कि कस्टमर सपोर्ट कर रहा है। बट अगर कस्टमर सपोर्ट नहीं कर रहा, ऊपर से आपके इन्वेस्टर रिलेशंस अच्छे नहीं है, ऊपर से आपने पब्लिक रिलेशंस पीआर अच्छी नहीं है कि मीडिया में सारे आर्टिकल नेगेटिव ही आते हैं, बहुत सारे रीजंस बन गए, 2 महीने में बंद हो गई। नहीं, ये सबसे बड़ा एक सवाल था पूरा पब्लिक के अंदर, एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा था बायजूस का बंद होना। तो ऐसा क्या हुआ है कि इस चक्कर में जैसे बायजूस का इतना ड्रास्टिक लॉस हुआ कि वो बंद ही हो चुकी? देखिए, वो एक प्रोडक्ट बेच रहा था जिसके लिए उसको बायर्स नहीं मिल रहे थे, कि उसका एक कंटेंट था और एक टैब था जिससे वो कंटेंट व्यू होता था। अब आजकल क्या है, कंटेंट ना गूगल ने, चैट जीपीटी ने, यूट्यूब ने डेमोक्रेटाइज कर दिया। हर चीज अवेलेबल है। जो आप सोचते हो कि मैं हार्वर्ड ज्वाइन करूंगा और उसके 4 करोड़ रुपए दूंगा, 3 करोड़ रुपए दूंगा, उसका कंटेंट भी अवेलेबल है। तो थोड़ा पे करके अवेलेबल है। हाँ, बट एवरीथिंग इज कंटेंट इज नॉट एक्सक्लूसिव एनी मोर। और आप सोचो कि आप कंटेंट के बेस पे लाखों के पैकेजेस पेरेंट से लोगे, जबकि उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतने सस्ते प्रोग्राम्स मिल रहे हैं। कौन ही देगा फिर? तो मार्केट डिडंट सपोर्ट। वही चीज़। तो सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया स्टार्टअप बिज़नेस को, स्टार्टअप कल्चर को, क्या होती है स्टार्टअप फंडिंग, कैसे फंड रेज़ किया जाता है, कितना फंड रेज़ करना चाहिए। तो मेरे को लगता है बहुत लोगों को जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि स्पॉटिफ़ाई, अमेज़न म्यूज़िक, डीज़र, जियो सावन और बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स पे अवेलेबल था, बट हमारी यूट्यूब की ऑडियंस को चाहिए था कि यूट्यूब पे भी आए। मुझसे बहुत लोगों के क्वेश्चन्स आए थे कि आप क्यों नहीं लॉन्च करें? मैंने कहा करेंगे तो अच्छा करेंगे, एक्सक्लूसिव करेंगे, इसलिए बस थोड़ा-सा टाइम लग गया, बट जो भी लाए, हम बहुत बेस्ट लाएँगे। बस यही चीज़ है। सर आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड। और जिस तरह से विभांशु यंग एज में इतना कुछ कर रहा है, टॉपर भी है कॉलेज का, हुँ, और साथ में पॉडकास्टिंग भी कर रहा है, और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे पॉडकास्ट करता है, अब यूट्यूब में भी कर रहा है। तो मतलब आप अपना बेस्ट ट्राई करो, खुश रहो, अच्छी हेल्थ रखो, और एक अच्छा बैलेंस ऑफ लाइफ मेंटेन करो, एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड सक्सेस। मेरा यही मंत्र है जीवन का कि जो वो थ्री इडियट्स मूवी थी जिसमें बोला था कि अपन को स्किल्स पे वर्क करना है, मैं स्किल्स पे वर्क कर रहा हूँ, पैशन के साथ चीज़ें कर रहा हूँ। जो मेरा ड्रीम है उसको मैं सक्सीड कर रहा हूँ, नॉलेज को साथ लेके चल रहा हूँ। तो बस ऐसे ही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बस मैं सर आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को बस लाइक, सब्सक्राइब सबके लिए बोल दीजिए। वैसे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोगों ने बहुत प्यार दिखाया ही है अमेज़न और बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स पे, बट यूट्यूब की जो स्टाइल है हमारी, तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड सर का जो चैनल है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपका बहुत ईज़ी कर दिया यूट्यूब ने, @ आप मेंशन कर सकते हो, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो सर के चैनल पे पहुँच जाएँगे, जहाँ पे सर ने बहुत सी पॉडकास्ट, बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, जिससे आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगी और ये बहुत ज़रूरी है। तो बस यही कहूँगा, साइनिंग ऑफ। आज की इस पॉडकास्ट में आप लोगों ने बहुत सी चीज़ों के बारे में सीखा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सर ने एक्सप्लेन कर दिया। सो बाय-बाय। माय नेम इज़ शुभांशु और आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। लेकिन जब मैं बिजनेस में आया, तो मेरा पहला बिजनेस 85 लाख का नुकसान हो गया। आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया कि जिसमें मोटिवेशन ने बहुत रोल प्ले किया हो? मोटिवेशन हमेशा किसी चीज के लिए होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको जिसकी सक्सेस के पीछे 1000 फेलियर्स हो। व्हाट डज़ मोटिवेशन मीन्स टू यू?